बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आप सबको हमारे चैनल फिजिक्स आसान पर खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इन दोनों में फ़र्क क्या है और हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करके उसके कंपोनेंट्स किस तरह से हासिल करेंगे और उसका कन्वर्स यानी कि अगर कंपोनेंट्स दिए गए हों तो उससे वेक्टर को किस तरह से हासिल किया जाएगा। इन तमाम टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। डियर एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं या अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फिजिक्स आसान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, इसके साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को भी टर्न ऑन कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट्स से क्या मुराद है? कंपोनेंट्स से मुराद होती है जिससे मिलकर कोई चीज़ बनी हो, अज्जा उसके। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये बोर्ड मार्कर है। अगर हम इसको इसके कंपोनेंट्स में सॉर्ट आउट करें, एक ये इसकी कैप है, दूसरी इसकी बैक कैप है, एक इसका सिलेंड्रिकल कवर है और ये इसकी राइटिंग टिप है और इसके अंदर एक इंक फिलर जिसके अंदर इंक फिल होती है। ये सारे के सारे इस मार्कर के कंपोनेंट्स हैं। अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से असेंबल करेंगे तो हमारे पास एक मार्कर हासिल हो जाएगी। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से होंगे, यानी जिनको ऐड अप करने से वो वेक्टर हासिल हुआ हो वो उसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 3 वेक्टर्स A, B एंड C जो है वो हेड टू टेल रूल से ऐड अप हुए हैं। हेड टू टेल रूल को समझने के लिए आप ऊपर दिए गए कार्ड को क्लिक कर सकते हैं। तो हेड टू टेल रूल से ये तीनों वेक्टर्स को जब हमने ऐड अप किया तो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो हैं इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये कंपोनेंट्स इस वेक्टर के इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक ये वेक्टर और ये वेक्टर इनको ऐड अप किया जाए तो भी यही रिजल्टेंट वेक्टर आता है। अगर ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड अप किया जाए तब भी इसका यही रिजल्टेंट है। तो आप इस एग्जांपल से आसानी इस बात का यकीन कर सकते हैं कि एक वेक्टर के लातादाद इन्फिनिट कंपोनेंट्स हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो इस वेक्टर से मैग्नीट्यूड में बड़े भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड अप किया जाए तो हम देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड में अपने इन दोनों कंपोनेंट से ये छोटा है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम फोकस करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज को डिस्कस किया कि रेक्टेंगल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके अंदर तमाम जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि आप देख सकते हैं कि इस कंपोनेंट्स में किसी में ये कोई एंगल है, किसी में ये कोई एंगल है। ये एंगल आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से मुराद ये होगी कि ऐसे वो जमा होने वाले दो वेक्टर्स जिनका आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, उनको उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर इस फिगर में अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि आपस में 90 डिग्री पर हैं और ये दोनों भी इन्हीं वेक्टर्स की तरह इसी एक वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों वेक्टर ऐसे हैं जिनका आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, लिहाजा हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हासिल कैसे किया जाएगा। इस हासिल करने के प्रोसेस को कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अब हम सीखते हैं हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहां पर एक बात का तज़किरा करना जरूरी है कि आपको एडिशन ऑफ वेक्टर और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में डिफरेंस का पता हो
जितने मर्जी वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से जमा किया जाए, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक सिंगल और यूनिक वेक्टर होगा। जबकि रेजोल्यूशन में हम एक वेक्टर से उसके कंपोनेंट हासिल करते हैं, जो कि प्लेन में 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जबकि स्पेस में 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ दैट वेक्टर। और अगर वो रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो हम उन कंपोनेंट्स को उस वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। दैट्स मीन द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर और विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। तो अब हम इस तरफ आते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हासिल किस तरह से किए जाते हैं। लेट्स सपोज x और y एक्सिस प्लेन में एक p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया गया है, जिसका नाम रखा गया है वेक्टर a, और OP जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो हम कहते हैं कि लेट वेक्टर a रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OP मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस। इस लाइन को लिखने का क्या मतलब है कि हमें इसमें दो चीजों का पता है। हमें एक वेक्टर यानी उसकी मैग्नीट्यूड का पता है और उसकी डायरेक्शन का भी पता है। इन दो चीजों का हमें इल्म है और हमने इन दो चीजों की मदद से इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हासिल करने हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हासिल करने का तरीकेकार ये है कि हम इस वेक्टर a की टिप से x एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और y एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज यहां से डॉटेड फॉर्म में अगर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो ये जो डॉट की लाइन है ये यहां से हमने x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेट्स सपोज इसने x एक्सिस को पॉइंट m पर कट किया, तो ये जो OM है ये वेक्टर OP या वेक्टर A का x एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्शन कहलाएगा। अब अगर हम इस वेक्टर का ऐसा कंपोनेंट जो कि y एक्सिस के लॉन्ग हो, उसको हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वेक्टर की टिप से y एक्सिस के लॉन्ग भी हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं। ये इसका परपेंडिकुलर आ गया जिसने y एक्सिस को पॉइंट n पर कट किया। तो फिगर में हम देख सकते हैं कि ये जो ON है ये वेक्टर OP या वेक्टर A का प्रोजेक्शन है विच इज अलोंग y एक्सिस। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ये OM जो है ये वेक्टर A का प्रोजेक्शन है अलोंग x एक्सिस और ON जो है ये वेक्टर A का प्रोजेक्शन है अलोंग y एक्सिस। तो ये हमने इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स हासिल कर लिए। अब मामला बहुत आसान है, आप ये देख सकते हैं कि ये एक वेक्टर A का कंपोनेंट जिसको हम OM लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कंपोनेंट x एक्सिस के लॉन्ग है, लिहाजा हम इस कंपोनेंट को नाम दे देते हैं AX कंपोनेंट। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ON जो प्रोजेक्शन है ये वेक्टर A का ऐसा कंपोनेंट है जो कि y एक्सिस के लॉन्ग है, लिहाजा हम इसको नाम दे देते हैं AY। जी स्टूडेंट्स, ये AX जो है ये इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ को शो कर रहा है। जी डियर स्टूडेंट्स, जब हमने यूनिट वेक्टर का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि x एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर डेजिग्नेट किया जाता है उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस के लॉन्ग J और z एक्सिस की डायरेक्शन को K यूनिट वेक्टर से डेजिग्नेट करते हैं। तो ये चूंकि x एक्सिस के लॉन्ग है लिहाजा हम इसके साथ यूनिट वेक्टर लिख देते हैं I। सिमिलरली AY जो है ये y एक्सिस के लॉन्ग है लिहाजा हम इसके साथ यूनिट वेक्टर लिख देते हैं J। अब ये बन गया मुकम्मल वेक्टर। AX इसकी लेंथ है OM की और I डायरेक्शन ये शो कर रही है कि ये x एक्सिस के लॉन्ग है। सिमिलरली AY इसकी मैग्नीट्यूड है ON की और ये J जो है ये शो कर रहा है कि ये y एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड है। अब जी हम इस ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं। ट्राइंगल OPM में अगर देखा जाए तो OM और MP दोनों एड अप होकर ये उनका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। तो हम इसको बाय हेड टू टेल रूल लिख सकते हैं
बाय हेड टू टेल रूल हम लिख सकते हैं कि ओ पी साइड या ओ पी वेक्टर जो है वो बराबर है वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम पी के। और हम यहां फिगर में देख सकते हैं कि एम पी जो वेक्टर है वो वेक्टर ओ एन के इक्वल है, तो हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ओ पी वेक्टर ओ एम वेक्टर प्लस एम पी की जगह पर हमने क्या इसमें पुट कर दिया, ओ एन वेक्टर। अब हम फिगर से देख सकते हैं कि ओ एम वेक्टर जो है वो ए एक्स आई से रिप्रेजेंटेड है। दैट्स मीन एज ओ एम वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स आई एंड ओ एन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वाई जे। अब ओ एम और ओ एन की जगह पर जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास ओ पी वेक्टर की जगह पर आ जाएगा वेक्टर ए और ओ एम वेक्टर की जगह पर आ जाएगा ए एक्स आई और ओ एन वेक्टर की जगह पर आ जाएगा ए वाई जे। हमने वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में तो लिख लिया, लेकिन अब हमें इन x और y कंपोनेंट्स की वैल्यूज को डिटरमाइन करना है और हमें इनकी वैल्यूज का नहीं पता, हमें सिर्फ इन दो चीजों का पता है, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का और उसके डायरेक्शन का। लिहाजा हमें a x और a y को इन टर्म ऑफ a और थीटा डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हम इनकी मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं। अगर मैं इस फिगर को यहां पर रीड्रॉ कर लूं, ये साइड है ए, ये एंगल है थीटा और ये साइड है ए एक्स और ये साइड है ए वाई, क्योंकि ये एम पी और ओ एन जो है वो आपस में बराबर है। ये जो साइड है ये क्या चीज है, थीटा और 90 के दरमियान जो साइड होती है वो बेस होती है, थीटा के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है। चूंकि हमें ए का और थीटा का पता है और हमने मालूम ए एक्स और ए वाई को करना है, लिहाजा हम इसकी पहले इसके साथ रेशो देखेंगे क्या बनती है, फिर हम इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखेंगे क्या बनती है। जी डियर स्टूडेंट्स, हम पहले इनकी रेशो देखते हैं कि बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या रेशो होती है। वी नो दैट ओ एम ओवर ओ पी इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ओ एम की मैग्नीट्यूड वैल्यू ए एक्स है, ओ पी की जो मैग्नीट्यूड ए है और ये आ गया आपके पास कॉस ऑफ थीटा, और ए को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास आ गया ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। व्हाट्स इट, आप देख सकते हैं कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसकी हमने ए और थीटा के टर्म में वैल्यू हासिल कर ली। सिमिलरली हम जो दूसरी रेशो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एम पी डिवाइडेड बाय ओ पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये है ए वाई ओवर ए इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा एंड वी गेट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि हमने वेक्टर के x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड और y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को हमने जो गिवन पैरामीटर्स थे यानी वेक्टर a की मैग्नीट्यूड और थीटा की फॉर्म में हासिल कर लिए हैं। तो अब हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दें तो इक्वेशन 1 विल बिकम वेक्टर a इज इक्वल टू ए एक्स की क्या वैल्यू आई है, a cos ऑफ थीटा
इंटू आई प्लस ए वाई की वैल्यू क्या आई है, ए साइन ऑफ थीटा इंटू जे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, फिर उन कंपोनेंट्स की वैल्यू डिटरमिन की इन टर्म ऑफ वेक्टर और उसका रिस्पेक्टिव एंगल जो कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अब हम इसका कन्वर्स यानी कि इन कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर कैसे हासिल किया जाएगा उसकी तरफ आते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमने स्टडी किया कि अगर हमें एक वेक्टर और उसके एंगल का पता हो तो हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ग्राफिकली भी डिटरमिन कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी उनकी डिटरमिन कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके कन्वर्स प्रोसेस की तरफ। दैट्स मीन वी वांट टू डिटरमिन अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मीन के अगर हमें उस वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स का इल्म हो, ये हमें नोन हो, तो अब हम उससे वेक्टर को कैसे हासिल करेंगे, वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को किस तरह से हासिल किया जाएगा। तो हम यहां पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, और इसमें हम इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें एक वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का पता है और उसके ए वाई कंपोनेंट का पता है। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ज़ाहिर है दोनों कंपोनेंट्स को ऐड अप करने से ही हमें वो वेक्टर हासिल हुआ है, लिहाजा हम इसके इक्वल वेक्टर को यहां पर शिफ्ट करते हैं। ये आ गया वेक्टर ए वाई और ये ए एक्स आई और ये ए वाई जे। तो जब हम इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड अप करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर तो इनका आ जाएगा, ये आ गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए। तो अब बात ये है कि ये वेक्टर ग्राफिकली तो आ गया, लेकिन अब हमने इसकी लेंथ डिटरमिन करनी है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है और ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है। तो पहले हम इसकी डिटरमिन कर लेते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट्स मीन ए को हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वही प्रीवियसली हम अगर इसके नाम रखें, ये ओ है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट एम है, तो ट्राइएंगल ओ पी एम में इन ट्राइएंगल ओ पी एम हम देख सकते हैं कि ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। अब अगर आप इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो ओ पी जो है ये ए की मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और ओ एम जो है इसकी मैग्नीट्यूड ए एक्स का स्क्वायर आ गया और एम पी की जो मैग्नीट्यूड है वो ए वाई है, ये ए वाई का स्क्वायर आ गया। अब हमें जो कि क्या चाहिए, हम ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डिटरमिन करना चाह रहे हैं, तो हम इसकी दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इस तरफ स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और जबकि यहां पर आ जाएगी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, जिसको रिप्रेजेंट करने के ये दोनों तरीके हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें कंपोनेंट्स दिए गए हों तो हम उनकी मदद से हमने एक स्टेप को तय कर लिया कि हमने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को डिटरमिन कर लिया। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं, इसका एंगल। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब हमें ये दोनों साइड्स मालूम हैं, तो इन दोनों साइड्स की हम देखते हैं कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। वी नो दैट परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो हम इसको यहां पर अप्लाई कर देते हैं, एमपी ओवर ओ एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब जो एमपी है और ओ एम, इनकी वैल्यूज क्या हैं, हम इनकी अगर वैल्यूज पुट कर दें, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बाय ओ एम किसके बराबर है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है
वो ax के बराबर है, और इस यहां से आप थीटा की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ay ओवर ax। जी डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके कार से अगर हमें वेक्टर के सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हों तो हमने उस वेक्टर को ग्राफिकली भी ड्रॉ किया और मैथमेटिकली भी पाइथागोरियन थ्योरम से उसकी मैग्नीट्यूड हमने डिटरमाइन की, और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए इस एंगल को भी डिटरमाइन कर लिया। उसके लिए हमने सिर्फ वही साइड्स ली जिन साइड्स का हमें पहले से इल्म था। टॉपिक क्लोज करने से पहले मैं कंपोनेंट्स को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दूं। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर। इफेक्टिव वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स सपोज अगर एक ब्लॉक यहां पर पड़ा हुआ हो और अगर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर रही हो, तो जाहिर है ब्लॉक जो है वो सिमत में नहीं जाएगा। ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस होकर लेट्स सपोज अगर वो यहां तक आ जाता है और ये वो डिस्प्लेसमेंट तय करता है, तो फोर्स की इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट जो है वो इफेक्टिव है, विच इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दिस इज द fx, दिस इज fy। तो इस कंडीशन में जो fx है वो वर्क कर रहा है, fy जो है वो वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि उस fy के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सो you can understand the meaning of component of vector. Component of vector is the effective value of vector in any given direction. तो इस सिचुएशन में जो fx है वो यहां पर फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट है। जी डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर प्रेजेंट किए हुए कार्ड्स की मदद से उन वीडियोस तक डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं, या एंड स्क्रीन पर भी जो वीडियोस दी जाती हैं वहां से भी आप हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसको दूसरों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरों का भला चाहेंगे तो कुदरत की तरफ से आपका भी भला होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।